हे राम राम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनसी पॉइंट ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई थिंक अच्छी चल रही होगी, क्योंकि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है अब, है ना। अब इस टाइम पे आपको बेसिक जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उनको कवर करना चाहिए, और आपको 100 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है उसको लगाना चाहिए, है ना। मेजरली एक चीज़ पे फोकस करो कि, है ना, हम चाहे क्वेश्चन कम लगा लें लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस लगाएं, है ना। बहुत चीज़ें, बहुत थ्योरी, मतलब कि अगर आपकी एक, जैसे ओबीजी सब्जेक्ट है, उस ओबीजी सब्जेक्ट की अगर 2 या 3 कॉपी बनी हुई है ना, 100% जो आपके पास कंटेंट है ना, तो उसमें से सिर्फ पेपर के एस्पेक्ट से अगर हम पढ़ें तो 30 to 40% ही कंपलसरी चीजें हैं जो कि आपको रिटेन करके लेके जानी है अपने नॉर्सेट के एग्जाम में, है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ना, आप ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो है ना उन पे ज्यादा फोकस करो, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, इन पे ज्यादा फोकस करो। नॉर्सेट इन चीजों में पूछना पसंद करता है। नर्सिंग इंटरवेंशन, हर डिजीज से रिलेटेड नर्सिंग इंटरवेंशन पे फोकस करो, इनसे पूछना पसंद करता है ना। और अभी जो हम सीरीज जो मैंने कर रखी है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली जिसमें मैंने सबका इलेक्ट्रोलाइट्स का इंट्रोडक्शन दिया। देन उसके बाद में मैंने एक मेजर वीडियो डाली जो कि थी हाइपरनेट्रीमिया की। हाइपरनेट्रीमिया मैंने उसमें पूरा सही से समझाया है। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर पिन सेक्शन में देख सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया की वीडियो। हाइपरनेट्रीमिया की वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसका क्या ड्रग ऑफ चॉइस होगी, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। तो इन दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस का आंसर है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेस्मोप्रेसिन, और जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है उसकी होती है क्या, थायजाइड। ये इनकी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और मैंने जो आपका हाइपरनेट्रीमिया वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने 1-2 चीजें कम बताई थी। वो क्या था कि डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया जो होता है ना, उसकी मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया की। डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया हम बोलते हैं कितना, 158 मिलीक्यूलेंट से ऊपर हो जाना, इसको हम बोलते हैं डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया। और एक टर्म थी जो कि सॉन्डर्स में लिखी हुई है, सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के केस में कौन सा क्या देखा जाता है, वो देखा जाता है क्या, हाइपरनेट्रीमिया देखा जाता है सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के केस में। और इसी के फर्दर होती है एक क्या, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के अंदर क्या देखा जाता है, उसके अंदर देखा जाता है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये 3-4 चीजें मैंने बताई हैं हाइपरनेट्रीमिया से रिलेटेड, जो मैंने आपको बोला था कि कमेंट में बताने के लिए कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेस्मोप्रेसिन। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के थायजाइड। डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया के क्या बोलेंगे, डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया की क्या डेफिनेशन होगी, वो होगी 158 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाना सोडियम की वैल्यू ब्लड के अंदर। सोल्ट वाटर ड्राउनिंग के केस में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के केस में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। इसी को खत्म करते हुए हम क्या करते हैं, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है क्या, हाइपोनेट्रीमिया, है ना। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया एक क्या है ना, हमारी हॉस्पिटल प्रैक्टिस जब हम करने जाएंगे तो हाइपोनेट्रीमिया क्या है ना, एक मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि हमें हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के साथ साथ इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हाइपोनेट्रीमिया को हम बोलेंगे कि ना 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम हो जाती है वैल्यू किसकी, सोडियम की ब्लड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोनेट्रीमिया। इसी के साथ अगर हम पढ़ें कि ना डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया किसको कहेंगे,
तो डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं भाई जी 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाना। अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगी हमारी 115 से लेके 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर उसकी हाइपरनेट्रीमिया की रेंज बोले तो हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, 158 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाना। रेंज की बात करें तो 150 से 160। ठीक है, ये है हमारा हाइपोनेट्रीमिया का क्या इंट्रोडक्शन कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। इसी के साथ ये क्या है, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, हमारी हॉस्पिटल ड्यूटीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हाइपोनेट्रीमिया के ना कॉजेज क्या क्या होंगे, इसके जो कॉजेज है ना वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। वो कैसे कि जो हाइपोनेट्रीमिया होता है ना वो 3 तरीके से होता है। क्या होता है, एक होता है हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, एक होता है यूवोल्यूमिक या नॉर्मोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, है ना। एक होता है हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये 3 हाइपोनेट्रीमिया होते हैं अगर बात की जाए तो। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, यूवोल्यूमिक या नॉर्मोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, या हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है ना। अगर हम देखें हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा टोटल बॉडी वाटर होता है और टोटल बॉडी सॉल्ट होता है, ये दोनों की वैल्यूज हमें कम देखने को मिलती हैं, है ना। टोटल बॉडी वाटर भी कम हो जाता है, टोटल बॉडी सॉल्ट भी कम हो जाता है ना। इसी वजह से इसको हम ना एक चीज बोल सकते हैं, वो होता है लॉस सिनेरियो। बॉडी से लॉस होता जाता है जिसकी वजह से टोटल बॉडी वाटर भी कम, टोटल बॉडी सॉल्ट भी कम। इसके क्या क्या कॉज होंगे, क्या होता है कि टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सॉल्ट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर। क्या क्या कॉजेस की वजह से ये होगा, है ना। देखो डायरिया, कि पेशेंट में अगर डायरिया हो गया तो टोटल बॉडी वाटर भी कम हो जाएगा, सॉल्ट्स भी कम हो जाएंगे, है ना। वॉमिटिंग हो गई पेशेंट को किसी को तो भी यही केस देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइनल फिस्चुला हो गया, तो भी यही केस देखने को मिलेगा। एक होता है क्या, सेरेब्रल सॉल्ट वास्टिंग सिंड्रोम, है ना। डायरिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल फिस्चुला, सेरेब्रल सॉल्ट वास्टिंग सिंड्रोम, या हम बोल सकते हैं कि डायरेटिक्स। कोई डायरेटिक्स ले रहा है तो उसमें भी हो सकता है ये, है ना। एक मिनट, है ना। डायरिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल फिस्चुला, सेरेब्रल सॉल्ट वास्टिंग सिंड्रोम, डायरेटिक्स, इसमें भी हो सकता है। अब अगर हम देखें, ये तो मैंने बता दिया, इन सभी केस में क्या होगा, हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम क्या होता है, सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में क्या होता है ना कि कोई भी ब्रेन में हेमरेज हो जाए, है ना, सबड्यूरल हेमरेज हो गया, एपिड्यूरल हेमरेज हो गया, किसी भी वजह से ना ब्रेन में क्या है ना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बीएनपी रिलीज हो जाता है, एबनॉर्मली हाई, बहुत ज्यादा बीएनपी चला जाता है। ब्रेन बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो होता है वो बीएनपी एबनॉर्मली हाई चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो सॉल्ट और वाटर का क्या करवा देता है, बॉडी से एक्सक्रीट करवाने लग जाता है बीएनपी, हाई लेवल बीएनपी। बीएनपी का फंक्शन भी होता है कि सॉल्ट और वाटर को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्यों, सेरेब्रल सॉल्ट वास्टिंग सिंड्रोम में क्या हो जाएगा,
एक्सेस BNP, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सॉल्ट अल्टीमेटली क्या होंगे, कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब अगर दूसरा देखें कि यू वॉल्यूमिक और नॉर्मो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, इसमें जो टोटल बॉडी वाटर होता है ना, वो तो इंक्रीज देखने को मिलेगा, और टोटल बॉडी सॉल्ट जो होता है ना, वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब सब बोलेंगे कि ना यू वॉल्यूमिक या नॉर्मो वॉल्यूमिक का मतलब तो है कि ना टोटल बॉडी वाटर भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ये ना एक मिसनोमर है। ठीक है। मिसनोमर का मतलब क्या होता है कि ये एक गलत वर्ड है, जिससे क्या है ना, ये इसका अगर कॉन्सेप्ट पे देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलेगा कि नॉर्मल वाटर को रखो, है ना। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ना टोटल बॉडी वाटर बढ़ेगा और नॉर्मल टोटल बॉडी सॉल्ट जो होंगे ना वो नॉर्मल होंगे, जिसकी वजह से ना इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डाइल्यूशन सिनेरियो। डाइल्यूशन सिनेरियो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वाटर अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, सॉल्ट्स नॉर्मल है, किसी 10 ग्राम अगर सॉल्ट है और वाटर को 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम तक एक नॉर्मल कंडीशन है, तो वो क्या है, बढ़ के 50 ml या 100 ml तक हो गया, तो अल्टीमेटली देखोगे 100 ml में नॉर्मल 10 ग्राम सॉल्ट मिलाऊंगा तो वो हाइपोनेट्रीमिया, सॉल्ट को कमी ही दिखाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया ये ऐसे हो गया। अब अगर हम इसके कॉजेस पे जाएं कि क्या क्या चीजें हैं जो करवा सकते हैं कि तुम्हारा डाइल्यूशन सिनेरियो या यू वॉल्यूमिक नॉर्मो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, क्या क्या चीजें होती हैं वो करवा सकती हैं। मेनली अगर इसमें हम पीछे से बात करें ना, तो अल्टीमेटली सब चीजों में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसमें बढ़ा हुआ पाता है जो वर्क कर रहा होता है। पहली चीज अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, CNS इन्फेक्शंस हो जाएंगे, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, ये सब हो गए। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या हो जाएगा, सब कुछ हमारी बॉडी में मतलब हार्ट T3 T4 TSH ये सब कम जा रहे होंगे, है ना। कम जा रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, किडनी पे ब्लड वगैरह कम जाएगा, है ना। वहां से फिर ब्लड कम जाएगा तो बॉडी ये सोचेगी कि ना भाई ब्लड है ही नहीं, पानी है ही नहीं बॉडी के अंदर, तो ADH अल्टीमेटली बढ़ जाएगा और ADH वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा बॉडी के अंदर, है ना। तो वाटर ही ज्यादा हो रहा है अल्टीमेटली। CNS इन्फेक्शंस में पिट्यूटरी से ADH क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, तो वो वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा। सॉल्ट का तो कहीं लेना देना ही नहीं आ रहा, सॉल्ट तो बॉडी में जो 135 से 145 रखा हुआ, मतलब 140 को मीडियम ले लो, 140 रेंज पकड़ लिया हमने एक एक्चुअल वैल्यू, 140 का 140 ही है, लेकिन ADH बढ़ने की वजह से टोटल बॉडी वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है वाटर, तो वाटर अल्टीमेटली बॉडी में बढ़ रहा है सॉल्ट के मुकाबले। हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो गया। या एक चीज हो गई भाई, पोस्ट ऑपरेटिवली एक्सेस IV फ्लूइड्स दे दिए, IV फ्लूइड एक्स्ट्रा दे दिया तो भाई फिर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम चौथा देखें तो कुछ एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हो गए, उसमें भी हमने एक्सेस वाटर ले लिया, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई लोगों को बोलते हैं कि ना एक्सरसाइज करते हुए आप लोग क्या है, पानी पीजिए, जिससे कि नॉर्मल आप हाइड्रेटेड रहेंगे पानी पीने से। तो कई लोग क्या करते हैं, 4 पुशअप मारी, 5 पुशअप मारी या 10 पुशअप मारी, उठे 2 घूंट पानी पी लिया, फिर करा, फिर पानी पी लिया, फिर करा, फिर पानी पी लिया, ओवर हाइड्रेटेड, ओवर वाटर बॉडी के अंदर हो गया, सॉल्ट नॉर्मली है, तो वो यू वॉल्यूमिक या नॉर्मो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के केस में चले जाएंगे। एक लगातार टाइम तक करते रहे तो ADH उनकी बॉडी में बढ़ जाएगा, है ना। ये हो गया। तीसरा केस आता है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया का केस आएगा। इसमें क्या होगा, टोटल बॉडी है ना वो भी बढ़ जाएगा और टोटल बॉडी सॉल्ट्स जो है ना वो भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे ना तो टोटल बॉडी वाटर जो है वो ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ओवर डाइल्यूशन सिनेरियो। इसको हम ओवर डाइल्यूशन सिनेरियो भी बोल सकते हैं, है ना।
अब क्या क्या चीजें हैं जो कि ये कंडीशन करवा देगी, तो अगर हम कॉजेस की बात करें ना कि क्या क्या है जो ये करवा देगा, है ना। और अल्टीमेटली जैसे इसमें हमने एडीएच बढ़ा हुआ देखा है, तो ना इसके पीछे जो होगा ना, जो बढ़ा हुआ हार्मोन देखने को मिलेगा वो होगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन देखने को मिलेगा तो वो टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी सॉल्ट्स को बढ़वा देगा। ठीक है, अगर देखें कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ऐसी चीज में हमें एल्डोस्टेरोन बढ़ाएगा, वो अल्टीमेट टोटल बॉडी सॉल्ट्स को बढ़वा देगा। दूसरा अगर हम देखें सीकेडी, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना। थर्ड में देखूं तो लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस क्या करता है, अल्टीमेटली एसाइटिस करवा देता है बॉडी में, है ना। अभी मैं बताता हूं जैसे कि एसाइटिस के केस में कैसे हमारा हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में पीछे से पढ़ा दूंगा, है ना। तो देखो ये सब चीजें हैं, इनको आप एक बार अगर उतारना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, है ना। एक मतलब 3-4 सेकंड का कर लेते हैं, ले लो। 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो अगर मैं बताऊं कि ना जो एसाइटिस या लिवर फेलियर है, जैसे कि लिवर सिरोसिस है, लिवर सिरोसिस जो भी है, मेरे को स्पेलिंग का थोड़ा सा है, लिवर सिरोसिस जो भी है ना, लिवर सिरोसिस के केस देखने को मिलेगा। जैसे कि लिवर सिरोसिस किसी भी पेशेंट को हो गया तो होने की वजह से उसका है ना पोर्टल टेंशन देखने को मिलेगी। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी पेशेंट, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो एब्डोमिनल आर्टरीज है ना वो क्या हो जाएंगी, डायलेट, एब्डोमिनल आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी, है ना। तो इनकी वजह से क्या होगा ना ब्रेन डिटेक्ट करेगा, ब्रेन क्या डिटेक्ट करेगा कि भाई बीपी है ना बॉडी में जा रहा है, बीपी लो हो रहा है बॉडी में, क्योंकि अल्टीमेटली इतना सा एक छोटा सा पाइप है, बॉडी का नॉर्मल पाइप इतना है, इसमें से ब्लड फ्लो होता है वॉल्स, तो उसी के बीपी पता लगता है हमें कितना बीपी फोर्स लग रही है इस ब्लड की वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज की। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वो वॉल्स ऐसी हो गई, ब्लड तो इतना ही जा रहा है तो वो फोर्स लगा नहीं पा रहा, बीपी डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो ब्रेन सोच रहा है कि बीपी क्या हो गया, या बीपी। ठीक है, बीपी होने की वजह से क्या होगा, एक तो एक्टिवेशन हो जाएगा, है ना, और ब्रेन क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन को भी कर देगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन तो क्या करेगा, किडनी पे जाके वाटरी वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और रास के थ्रू एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो अल्टीमेटली तुम देख रहे हो अगर मैथ लगाए तो दो जगह एब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम एक ही जगह रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो दो जगह वाटर हो रहा है, सोडियम एक जगह हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसे बोल दिया हाइपर वॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, है ना, इसी वजह से बोल दिया। देखो टोटल बॉडी वाटर पे मैंने लगाए थे 2 है, टोटल बॉडी मैंने एक, इसी वजह से लगाया था। ठीक है, ये देख लिया। अब अगर इधर बीपी की बात हो तो बीपी से कफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था नॉरसेट 9 के मेंस में, उसने पूछा था कि ना जो बीपी कफ है ना, बीपी कफ का लेंथ और विड्थ का रेशियो पूछा था पेपर, जो है बुक में तो लेंथ और विड्थ एक्चुअल लिखी हुई है, लेकिन मेंस में उसने थोड़ा आगे बढ़ के पूछ लिया, और क्या पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया आपसे, है ना। तो बीपी का लेंथ
इसका उसने रेशियो पूछ लिया, ठीक है। तो लेंथ कितनी होती है, 80% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस, ये होती है क्या, लेंथ। लेकिन अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ होती है तुम्हारी 40% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब मेंस में अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो ऐसा था ही नहीं कि 80% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस या 40% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस, वो तो रेशियो पूछ रहा था। तो रेशियो अगर हम निकालें तो 80 को 40 से डिवाइड कर दो, 2:1, ऐसा कुछ मेंस में नोट सेट 9 में इसका आंसर था। तो PYQ हो गया ये, बीपी कफ से रिलेटेड है ना, ये बीपी कफ, बीपी कफ से रिलेटेड, ठीक है, ये हो गया। अब हमने कॉजेस तो पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं अब हमें, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स पे अगर हम बात करें, पेन चेंज करूं, क्लिनिकल फीचर्स पे अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या कहेंगे, पहले तो अगर हम बात करें तो अपन देखते हैं हार्ट को, ठीक है। हार्ट में मैंने 3 तरीके का हाइपोनेट्रीमिया बताया है, क्या, एक बताया हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, एक बताया यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, एक बताया हाइपो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। 3 तरीके का बताया ना, 3 तरीके का हाइपोनेट्रीमिया मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे तो क्या होगा, तो हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के केस में तो हमें देखने को मिलेगी क्या, बाउंडिंग पल्स, बॉडी के अंदर हमें बाउंडिंग पल्सेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम बहुत बात करें यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, इस केस में क्या है ना, वॉल्यूम तो वाटर ही तो बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, फास्ट पल्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर देखें कि हाइपो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के केस में क्या देखने को मिलेगा हमें, या तो थ्रेडी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं वीक पल्स, वीक पल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 तो हमारे क्या हो गए, पल्स से रिलेटेड जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी की, ठीक है, रेस्पिरेटरी में क्या है ना, इनिशियली अगर हम बात करूं ना, इनिशियली क्या है ना, ऑक्सीजन कम जा रही है ना, टिश्यूज में ऑक्सीजन कम जा रही है, तो इनिशियली तो हमको देखने को मिलेगा डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग, वाटर की कमी है, ऑक्सीजन वहां पे पहुंच नहीं पा रहा, हाइपोवॉल्यूमिया के केस में, हाइपोनेट्रीमिया के केस में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डीप और फास्ट ब्रीदिंग, ऐसी ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जब लेटर स्टेजेस में हम बात करें ना, तो लेटर स्टेजेस में पेशेंट के अंदर क्या है, शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी। शैलो ब्रीदिंग क्यों हो जाएगी, ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस। अब जब मैं बहुत देर तक ऐसी ब्रीदिंग करूंगा, ऐसी ब्रीदिंग करूंगा, तो मेरी रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम वगैरह हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये जो मसल्स हैं ये क्या है, मेरी वीक पड़ जाएंगी। वीक होने की वजह से मैं क्या, शैलो ब्रीदिंग करूंगा। तो ये क्या है, लेटर स्टेजेस और इनिशियल अर्ली स्टेज क्या देखने को मिलेगा, वो ब्रीदिंग पैटर्न बता दिया। अगर मैं एंकल जॉइंट पे बात, एंकल जर्क करूं, तो एंकल जर्क जो होगा मेरा, वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर जीआईटी में बात करूंगा तो डायरिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, ठीक है। देख लीजिए, ये साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। अब अगर मैं बोला कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इसकी क्या होगी, मेनली तो इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ही हैं कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आपसे अल्टीमेटली वो यही पूछना चाहेगा कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या है, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या देंगे इसके अंदर, फ्लूइड देंगे तो कैसे देंगे भाई, है ना। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं,
ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट में है ना, अगर इसका पूछ ले क्वेश्चन में वो कि ना, पहला तो वही है कि ना मेरा नर्सिंग मेन रोल क्या होगा कि मैं इन्फॉर्म करूंगा फिजिशियन को। अगर वो पूछ ले कि इसके अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस होगी 3% नॉर्मल सलाइन। ठीक है। अब अगर इसके अंदर पूछ ले कि कितना वो होता है, कि इसके अंदर सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 513 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है। 0.9% में कितनी होती है, वो होती है 154 मिली इक्विवेलेंट सोडियम, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा फ्लूइड ऑफ चॉइस के ऊपर। देन उसके बाद में वो बोल दे कि ना भाई हाइपोनेट्रीमिया हो रखा है। हाइपोनेट्रीमिया में भी वो बोलना चाहे एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया या क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। दो तरीके के हाइपोनेट्रीमिया होंगे, एक तो होगा एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, एक हो जाएगा क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। अब जो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, 3% का नॉर्मल सलाइन लेंगे और उसको क्या करेंगे 100 ml बोलस दे देंगे। और ये कैसा होगा, फास्ट करेक्शन होगा। अब ये जो 100 ml बोलस दे रहे हैं ना, वो किस लिए दे रहे हैं, सीजर्स को स्टॉप करने के लिए। सीजर्स को स्टॉप करने के लिए इधर 100 ml का एनएस का बोलस ही देना पड़ेगा। अगर हम सीजर्स, जैसे हमारे पास इमरजेंसी में आ गया, हमने कुछ भी वर्कअप अभी किया नहीं है, सोडियम वगैरह हमने देखा नहीं है, सीजर्स लेके आया, हमने डाइजेपाम लोराजेपाम का पुश दे दिया, उससे सीजर्स रुकेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सीजर्स रोकेगा वो ब्रेन में जाके, लेकिन सीजर्स को, सीजर का रिकरेंस हो जाएगा, सीजर दोबारा आ जाएंगे। क्यों, अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि सोडियम तो हुआ ही नहीं है ना, सोडियम नॉर्मल हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए मेरे को 3% का 100 ml बोलस देना पड़ेगा एनएस का। ठीक है। लेकिन इसका फास्ट करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के साथ ना इसका फॉर्मूला है कि कैसे करेक्शन करना है इसका। ठीक है। इसका करेक्शन का फॉर्मूला है टोटल बॉडी वेट मल्टीप्लाई में डिजायर्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब टोटल बॉडी वेट का भी है, टोटल बॉडी वेट अगर फीमेल का है या मेल का है, फीमेल का है तो 0.5 इंटू में वेट कर देंगे, और अगर मेल का है तो 0.6 इंटू में वेट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया। अब यहीं पे इससे रिलेटेड ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, अभी लिख के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक इसका और एक इसका। ठीक है। अब अगर ये हो गया तुम्हारा किसका, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के केस में। अब क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया को कैसे देखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा टोटल बॉडी वेट इनटू में 8। अब डाउट जगना चाहिए ये 8 क्यों लिख रहे हैं हम, 8 लिख तो इसी, हाँ तो मैं कह रहा था अगर 8 से ज्यादा, 8 भी क्यों लिखा है, क्योंकि 8 का ही हमें करेक्शन करना है। अब अगर 8 से ज्यादा करेक्शन कर दिया ना, तो उसको हम कंसीडर करेंगे फास्ट करेक्शन के अंदर। और ये 8 का करेक्शन भी 24 आवर्स के टाइम में करना है, 24 आवर्स में करना है, एक दिन में करना है। फास्ट करेक्शन अगर कर दिया, 8 से ज्यादा का मैंने करेक्शन कर दिया ना, तो वो कंडीशन हो जाएगी क्या, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है। पेशेंट को क्या है, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें स्ट्रोक के जैसे फीचर्स आएंगे, है ना। तो अब मैं क्या है ना, अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या होगी। अल्टीमेटली याद रखो, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया और क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया के लिए क्या करूंगा, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के लिए 3% नॉर्मल सलाइन का 100 ml बोलस सीजर्स को रोकने के लिए, और फास्ट करेक्शन करेंगे। इसकी फास्ट करेक्शन कैसे करेंगे, टीबीडब्ल्यू डीवी माइनस एवी, इसके बेसिस पे करेंगे। टीबीडब्ल्यू अगर फीमेल है तो 0.5 इंटू वेट, मेल है तो 0.6 इंटू वेट। ठीक है। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया के केस में टीबीडब्ल्यू इंटू 8 करना है, और वही यहां पे भी लगाना है। टीबीडब्ल्यू में फीमेल है तो 0.5 इंटू वेट, मेल है तो 0.6 इंटू वेट। अब इसका कैसे होगा, क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया हम कब बोलेंगे, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया हम कब बोलेंगे। एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया का केस जैसे कि
जो मेरे पास केस हॉस्पिटल में आया है ना, हॉस्पिटल में आया है बाहर से, तो उसको मैं कंसीडर करूंगा एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के केस में। लेकिन क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट मेरे पास 2-3-4 दिन से एडमिट है, किसी भी कंडीशन से, मेनिंजाइटिस लेके है, एंसेफेलाइटिस लेके है, कोई ब्रेन की कंडीशन सेरेब्रल शॉर्ट वेस्टिंग सिंड्रोम लेके है, कुछ भी लेके मेरे पास पेशेंट एडमिट है, लेकिन उसको एकदम से अब सीजर्स आए हैं, तो उसको मैं कंसीडर करूंगा क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया के केस में, है ना। और इसके कैसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का मैं अभी आपको करके बताता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं और बताता हूं, है ना। देखो, जो मैंने आपको बोला था कि एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया और क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक 50 किलो का फार्मर है जो कि हॉट इंडियन समर डेज पे मेरे पास आया है इमरजेंसी में। उसको क्या हुआ था ना, बीवी बता रही कि जी इनको क्रैम्प्स आए थे और वो बेहोश हो गए और फिर उन्हें सीजर्स आने लग गए, सीजर्स आने लग गए, बेहोश हो गए वो गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो मैंने वर्कअप करा, वर्कअप पे मैंने आते ही डाइजेपाम लोराजेपाम पुश कर दिया, सीजर्स रुक गए, सीजर्स दोबारा आ गए 10 मिनट बाद। तो क्या किया, मैंने वर्कअप कराया, वर्कअप में सोडियम मेरे को 125 पाया, ठीक है। तो देखो 125 पाया वर्कअप पे, इमरजेंसी पे केस आया है कहां से, बाहर से, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा एज कैसे, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के तौर पे ट्रीट करूंगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, अब सीजर्स दोबारा ना आए, सीजर्स दोबारा ना आए तो उनको रोकने के लिए क्या करूंगा, 3% नॉर्मल सलाइन का 100% का बोलस दे दूंगा। बोलस देने के बाद में मैं क्या करूंगा, अपना फिर मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को लगाऊंगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा। सोचो बोलस देने के बाद मैंने वर्कअप कराया तो 125 निकला, सोच लो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, टोटल बॉडी वेट, उसमें क्या है डिजायर्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल वैल्यू करके फॉर्मूला लगा के आप निकाल लो कितना करना है। तो देखो टोटल बॉडी वेट का मैंने बताया था कि ये देखो मेल है ना, तो मेल में मैंने बोला था टोटल बॉडी वेट कितना है 50, मेल का मैंने फॉर्मूला बताया था 0.6 से टोटल बॉडी वेट को, जो बॉडी वेट है उसका, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बॉडी वेट को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने बोला था डिजायर्ड वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, 140 रखूंगा, ठीक है। 135 से 145 मेरा नॉर्मल होता है, मैंने एक बीच का पकड़ लिया कि मैं 140 रखूंगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी है 125, 125 को इसमें से माइनस कर दूंगा। तो देखो 50 को जब 6 से इंटू करेंगे, मान के चलो इसको, देखो मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, नीचे 10 ले लिया, 5 10 को 0 काट दिया, 5 6 30, 30 आ गया इधर, ठीक है। 30 इधर आ गया, 140 में से 125 गए तो कितना आ गया 15, ठीक है। 15 तिया 45, 450 मिली इक्विवेलेंट मेरे को इसको सोडियम देना है, ठीक है। और एक 3% की एनएस की बोतल में मैंने बता दिया कितना होता है, 513 मिली इक्विवेलेंट होता है, तो हमें 450 देना है। ये हमारा हो गया एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पेपर में नॉरसेट में बहुत कम चांसेस है इसके आने के, लेकिन अगर बहुत हाई लेवल का पेपर बना दिया तो दे भी दे तो कोई पता ना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देगा, अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना चाहेगा तो बहुत ईजी है, वेट लगा के, अगर फीमेल है तो 0.5 से इंटू कर दो, मेल है तो 0.6 से इंटू कर दो, एक्चुअल वैल्यू हमें 140 लेके ही चलनी है और 125 में से माइनस करके अपना कर दो। ये मेनली ड्यूटीज के अंदर करना होता है हमें, ठीक है। अब दूसरा हो गया मेनिंजाइटिस का केस है, आईसीयू में है, ट्रीटमेंट चल रहा है 3 दिन से, 50 किलो का आदमी है, आज सुबह क्या हुआ उसको सीजर एपिसोड आया, वर्कअप करने पे 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर उसका सोडियम निकला बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, ये क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया हो गया, कैसे पता लगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल में हमारे पास एडमिट है, लंबे टाइम से है, तो आज इसको सीजर्स आए तो मुझे पता लगा कि इसको हाइपोनेट्रीमिया भी हो रहा है भाई,
है ना, लंबे टाइम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मेरे को हाइपोनेट्रीमिया डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। क्यों? उसको सीजर नहीं आ रहे। मैं तो उसी चीज का इलाज करूंगा ना जो चीज आ रही है ना। अब सीजर आ जाए तो मेरे एकदम से ध्यान पड़ा कि इसका हाइपोनेट्रीमिया चेक करवा लो, हाइपोनेट्रीमिया उसके निकल गया, तो अब मेरे को हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट करना है ना। हाइपोनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट में मैंने बताया क्रोनिक में क्या करना है, टोटल बॉडी वेट से 8 को गुणा करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 से ज्यादा कर दिया तो वो फास्ट करेक्शन में आ जाएगा और ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें स्ट्रोक जैसे फीचर्स आ जाएंगे, बी फास्ट। ठीक है, तो ये हो गया। टीबीडब्ल्यू में अब क्या करूंगा, 50 किलो का वेट है, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेल ही है। ठीक है, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक्चुअल वैल्यू में तो मुझे 8 लेना ही है। ठीक है, तो इसका तो देखो यहां भी किया था, तो 30 गुना में 8, 240 मिली इक्विवेलेंट, इतना सोडियम मेरे को पेशेंट को देना है। ठीक है, तो ये ऐसे होंगे केस। मेनली अगर हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो फ्लूइड ऑफ चॉइस पे जाएगा, जो कि 3% नॉर्मल सलाइन है। ऑप्शन आएगा कि कौन सा फ्लूइड इसके अंदर देना चाहिए, 0.9% NH देनी चाहिए, N/2 देनी चाहिए, 3% NH देनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन, या D5W देना चाहिए, ऐसे ऑप्शन आएंगे, है ना। ये आपका है क्या, हाइपोनेट्रीमिया का। इसी के साथ ना एक क्वेश्चन डाल देना, हाइपरनेट्रीमिया का फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो। ठीक है, ये आप क्वेश्चन कमेंट में करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में करना कि अगर आपको वो नहीं, मतलब हाइपरनेट्रीमिया का फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो। इसी के साथ 3 क्वेश्चन और आप कमेंट में डालना कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके अंदर आप दिमाग लगाना, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए ना उनमें कॉन्सेप्ट में ही कहीं ना कहीं उसका आंसर छुपा हुआ है कि ये 3 डिजीजें लिख रहा हूं मैं, 3 चीजें लिख रहा हूं, यहाँ पे डिजीज छोड़ो, 3 टर्म्स लिख रहा हूं मैं। इन टर्म्स में कौन कौन से प्रकार का हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। पहली मैं लिख रहा हूं क्या, एडिशंस डिजीज। दूसरा मैं लिख रहा हूं SIADH सिंड्रोम, इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तीसरी मैं लिख रहा हूं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। इन 3 चीजों में बताओ कि कौन कौन से टाइप का हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, है ना, देख लो आराम से। और चौथा क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि हाइपरनेट्रीमिया के केस में अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस में क्या दूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया को भी मैंने इन डिटेल डिस्कस कर दिया है। पहला मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, हाइपरनेट्रीमिया के लिए दूसरा वीडियो बनाया था, तीसरा वीडियो हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड बनाया है। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया में इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं पूछना चाहिए, और कहीं और पे आपको इससे ज्यादा बताया भी नहीं होगा। और अगर बता रहे होंगे, सच बात है, इसको पेड कोर्स में बता रहे होंगे, अगर बता भी रहे होंगे तो। ठीक है, तो मैं आपसे यही है कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ये चीज, तो आप इसको पढ़िए, मेहनत मैंने भी करी है, आप भी कीजिए। पेपर में आपको इसका रिजल्ट पक्का देखने को मिलेगा। जो ये मैं लाइनें बोल रहा हूं ना, इसमें से ज्यादा नहीं ना तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा प्री और मेंस में, बस इतना पता है मेरे को। ठीक है, बाकी इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, इस बार नॉट सेट 10 क्या पता आपके लिए हो। ठीक है, थैंक यू।